नमस्कार, मैं हूं विवेक और मेरे साथ है सोनल। अगले आधे घंटे तक हम आपको ताजा खबरें और उससे जुड़ी अपडेट बताएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुश्ती की खबर से, जहां आश्वासन के बाद अब एक्शन का टाइम है। कुश्ती संघ के अतिरिक्त सचिव विनोद तोमर को खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा शिकायत विनोद तोमर से ही थी, इसलिए अब एक्शन करते हुए देखिए, पहले बैठक हो रही थी, उसके बाद धरना खत्म कराया गया, अब एक्शन का वक्त है। तो कुश्ती पर यह खेल मंत्रालय का बड़ा एक्शन हम आपको बता रहे हैं कि जो अतिरिक्त सचिव हैं विनोद तोमर, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि जो शिकायतें मिली थी उससे यह पता चला था कि खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं तोमर साहब से है, तो इनको अब सस्पेंड कर दिया गया। प्रशांत देंगे इस खबर को विस्तार। जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइव प्रशांत, और क्या अपडेट मिलने वाले हैं और किस पर गाज गिरने वाली है? ये तो सस्पेंड होगा सर। जी देखिए, कल जो ये फैसला किया गया विवेक, उसमें सबसे जरूरी चीज जो आपने बताई कि विनोद तोमर को हटाया गया वहां से, लेकिन उसके साथ साथ एक जो बड़ा फैसला लिया गया है, जो खिलाड़ियों की मांग थी कि जो निगरानी समिति बनाई गई है, जो परसों जो बैठक हुई थी खिलाड़ियों और अनुराग ठाकुर के बीच में, जिसमें ये बातें सामने आई, जिसमें ये फैसला हुआ था, तो निगरानी समिति जब तक 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट नहीं देती है और जब तक अपना कामकाज नहीं संभालती है, वो भारतीय कुश्ती महासंघ के डे टू डे कामकाज को भी देखेगी, वही निगरानी समिति, और जांच भी करेगी। तो जब तक निगरानी समिति अपना जांच नहीं संभालती है, तब तक ब्रिजभूषण शरण सिंह के अध्यक्षता में जो रेसलिंग फेडरेशन है, वो कोई भी काम नहीं कर पाएगी। उसको दैनिक कामों से अलग कर दिया गया है। उसका पहला जो इफेक्ट आपने देखा, जो आपने बताया कि जो चैंपियनशिप होनी थी गोंडा में, वो स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही आज ही 22 तारीख को कुश्ती महासंघ की एजीएम और एग्जीक्यूटिव की भी मीटिंग थी। इसका मतलब ये बैठक भी अब नहीं होगी। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि खिलाड़ियों की सबसे बड़ी मांग थी। विनोद तोमर, आपने जैसा बताया, उनको खिलाड़ियों की शिकायत थी कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो पैसे बना रहे हैं, खिलाड़ियों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है उनका। लेकिन आज भी सबसे बड़ा जो सवाल है खिलाड़ियों की, जब सबसे बड़ी मांग थी कि भंग किया जाए कुश्ती महासंघ को और उनके जो अध्यक्ष है उनको हटाया जाए, उस पर फैसला होगा या कब तक होगा, ये देखने की बात है। विनोद, माफ करिएगा विवेक। तो एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी, पहलवानों का धरना खत्म होने के बाद भी विवाद जारी है। आपको बता दें, कुश्ती महासंघ ने खेल मंत्रालय को जवाब दे दिया है और पत्र में लिखा है कि अध्यक्ष को भी नहीं है मनमानी का अधिकार। कुश्ती महासंघ को बदनाम करने की कोशिश हुई है और इसके अलावा चिट्ठी में लिखा है कि प्रदर्शन के पीछे खिलाड़ियों का व्यक्तिगत हित है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा आपको प्रशांत के पास ले चलते। प्रशांत, सबसे पहले जो भी पहलवान धरना कर रहे हैं, क्या उनके पास अभी तक कोई सबूत मिल पाया है इस खबर से जुड़ी कि उनके साथ जो भी ये यौन शोषण हुआ है? नहीं, देखिए सोनल, ये सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि बाकी शिकायतें अपनी तरफ हैं, जो कुश्ती महासंघ के कामकाज से जो जुड़ी हुई हैं, कि तानाशाही रवैया है, खिलाड़ियों के साथ व्यवहार ठीक नहीं है, वित्तीय अनियमितताएं की शिकायतें हैं, वो सारी शिकायतें एक तरफ है। लेकिन जो व्यक्तिगत आरोप जो लगाए गए हैं खिलाड़ियों की तरफ से, उसकी जांच के लिए भी एक कमेटी बनी है। आपको याद होगा, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, पीटी उषा जिसके अध्यक्ष हैं, उसकी बैठक हुई थी परसों और उसमें एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो यौन शोषण के जो आरोप लगे हैं उसकी जांच करेगी। तो सबसे बड़ा जो आरोप है वो यही है, और उसकी जांच के लिए जो 7 सदस्यीय कमेटी है, वो उम्मीद है कि अगले 10-12 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और तब ये सामने आएगा कि जो आरोप लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। अगर इस पर सच्चाई नहीं सामने आती है विवेक, तो ये बड़ा गंभीर मामला होगा खिलाड़ियों के पक्ष पे भी, कि क्या वो बिना सोचे समझे इस तरह के आरोप लगाते हैं। तो ये दिलचस्प की रिपोर्ट आने के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी भी बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आ गए। विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा है कि हिंदू धर्म की आस्थाओं पर किसी तरह का प्रहार उन्हें बर्दाश्त नहीं है। हिंदू कथावाचकों के सम्मान में नारायण त्रिपाठी आज भोपाल में आयोजन भी करने वाले हैं, जिसमें उन्होंने लोगों से ज्यादा संख्या में पहुंचकर बागेश्वर धाम का समर्थन करने की अपील की है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि अब ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी एमएलए जो हैं वो समर्थन में आ गए हैं। इस खबर को भी देंगे विस्तार। जुड़ रहे हैं हमारे साथ ब्रजेश राजपूत। ब्रजेश, और क्या अपडेट है, कैसा आयोजन होने वाला है?
देखिए, जो विधायक हैं इन्होंने आज भोपाल में बड़ी बैठक बुलाई हुई है। दरअसल नारायण त्रिपाठी बैहर से विधायक हैं और पिछली बार 3 अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़े हैं और फिर अब बीजेपी में आए हैं। हमेशा कुछ ना कुछ मामलों में रह के चर्चा में रहते हैं, तो इस बार उन्होंने बागेश्वर धाम के समर्थन में आ गए हैं खुल के। भोपाल के तुलसी मैदान पर एक बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें बहुत ब्राह्मण सभा के लोगों को तो बुलाया गया है और बहुत सारे अपने इलाके के समर्थकों को बुलाया है, सिर्फ इस बात के लिए कि जो जिस तरीके से बागेश्वर धाम के खिलाफ एक कैंपेन चल रहा है, उनका आरोप है, उसके लिए जरूरी है कि जवाब देने के लिए ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठे हों। और उन्होंने इस पूरी मुहिम को ब्राह्मण समाज की मुहिम बना दी है और कहा कि हम तमाम लोगों को बागेश्वर धाम के समर्थन में खड़े होना चाहिए, क्योंकि वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और यदि उनके समर्थन में आज खड़े नहीं हुए तो बाकी सारे लोग जो विरोध करेंगे तो बागेश्वर धाम को नुकसान पहुंचेगा। तो इसके चलते उन्होंने दोपहर में बहुत बड़ी बैठक बुलाई। अब देखना ये इसमें कितने लोग जुड़ते हैं उनके समर्थन में, क्योंकि इसके पहले वो लगातार विंध्य प्रदेश के लिए अलग विंध्य प्रदेश के लिए जुड़ा हुआ ये अगला मेरा सवाल भी था कि प्रदर्शन कितने बजे होना है और किन किन लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है इसमें? देखिए, तकरीबन 2 बजे उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक के बाद वो यदि वहाँ ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ प्रदर्शन करेंगे। और देखना ये है कि अभी तक तो उन्होंने अपने इलाके के समर्थकों को बुलाया है, भोपाल के ब्राह्मण नेताओं को बुलाया है। अब बड़ी बात यही है कि इसमें कितने लोग आते हैं, क्योंकि वो पूरे कहने को बीजेपी के विधायक जरूर हैं, मगर वो बीजेपी के विधायक भी इस तरीके से हैं कि पार्टी भी उन पर ज़्यादा रिलाई नहीं करती, क्योंकि वो 3 अलग अलग पार्टियों से चुनाव जीतकर बीजेपी में आए हैं और किसी ना किसी बात पर। और कुछ दिनों पहले उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा को बदलने की मांग भी जेपी नड्डा से कर दी थी। तो दरअसल वो एक अलग टाइप के विचारधारा या विचार वाले बीजेपी के विधायक हैं, जो लगातार कुछ ना कुछ मुद्दा जो चल रहा होता है उसमें सवार होकर अपनी चर्चा में रहने की कोशिश करते हैं। तो देखना यह है कि इस मसले को कितनी गंभीरता से आगे तक ले जाते हैं। जी ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बागेश्वर वाले बाबा के समर्थन में दिल्ली में भी आज धरना होगा। दोपहर 12 बजे दिल्ली के रोहिणी में होगा धरना प्रदर्शन। और आपको ये भी बता दें, कपिल मिश्रा विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो यानी बागेश्वर वाले बाबा के समर्थन में दिल्ली में भी आज धरना होगा और दोपहर 12 बजे दिल्ली के रोहिणी में यह धरना प्रदर्शन होगा और उसमें कपिल मिश्रा अपना विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। अहमद बिलाल इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। अहमद, क्या कुछ अपडेट इस खबर से जुड़ी? बिल्कुल सोनल, देखिए जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनका नाम जब से विवादों में आया तो उसके बाद कई सारे हस्तियों ने जो है उनके समर्थन का ऐलान किया और इसमें अब सबसे नया नाम जो है वो दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का है। कपिल मिश्रा ने आज जो है बागेश्वर धाम पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में जो है दिल्ली के रोहिणी के जापानी पार्क में जो है एक बड़ी धरना प्रदर्शन का जो है वो ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट करके जो है ये जानकारी दी है और उन्होंने ये भी कहा है उस ट्वीट में कि ये धरना जो है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होगा, आज होगा धरना। तो जाहिर तौर पे जो है वो जिस तरीके के आरोप जो है धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर लगे थे, उसके बाद जो उनके समर्थन में जो लोग हैं उनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। कल की अगर हम बात करें तो इससे पहले योग गुरु बाबा रामदेव जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आए। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो भी जो है धीरेन्द्र शास्त्री के जो है समर्थन में नजर आते दिख रहे हैं। तो समाज में अंधविश्वास फैलाने का जो आरोप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर लगा था, तो अब इसके बाद बाबा के समर्थन में जो है वो अब जो नामी हस्तियां हैं वो साफ तौर पे जो है वो अब सामने आ रही हैं। आज दिल्ली में प्रदर्शन होना है, इसमें कौन कौन से नेता शामिल होने वाले हैं, क्या इसकी जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए विवेक, धरना जो है वो 11 बजे से शुरू होना है। पहले धरना जो है वो जंतर मंतर पर होना था, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से जो दिल्ली पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं मिली, इसलिए धरना जो है जंतर मंतर से शिफ्ट होकर के रोहिणी में जो है वो किया जा रहा है। तो अभी फिलहाल जो सूचना मिल रही है उसमें जो सब बड़ा नाम है वो कपिल मिश्रा ही इस धरने से जुड़ रहे हैं, लेकिन जो इनविटेशन है वो और भी बाकी नेताओं को दिया गया है। तो ऐसे में देखना यही होगा कि कौन कौन से नेता और कितनी भीड़ जो है वो जो बागेश्वर धाम शिष्य मंडली है वो जुटा पाती है। जी ठीक है अहमद, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में आज बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। इस बैठक में मिशन 2024 के रोड मैप पर चर्चा होगी। साथ ही केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो फैसला लिया गया
उस बारे में भी नेताओं को विस्तार से बताया जाएगा। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जो 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, उसको साधने की तैयारी बीजेपी शुरू कर चुकी है। लखनऊ में आज बैठक होने वाली है। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी आज। मिशन 2024 का जो रोड मैप है उसको तैयार करने पर चर्चा होगी। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी लगातार रूट लेवल पे काम करती है, चुनाव में पहले से जुट जाती है। 2023 चल रहा है और 24 की तैयारियां अभी से शुरू कर दी। और एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में प्रवेश करेगी। कठुआ के हीरानगर से आज यात्रा सांबा के डगर हवेली तक जाएगी और आज यात्रा 21 किलोमीटर का सफर तय करेगी। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में प्रवेश करेगी। अजय बाचलू हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गया। अजय, क्या कुछ अपडेट? देखिए, राहुल गांधी आज जो है, क्योंकि कल शनिवार को इस यात्रा का हॉल्ट था, कल राहुल गांधी ने यात्रा नहीं की थी। आज दोबारा ये यात्रा शुरू होगी और ये यात्रा यहाँ कठुआ के हीरानगर से सांबा के डुगर हवेली तक जाएगी। क्या कुछ रहेगा रोड मैप? हमारे साथ डॉक्टर जानवी शेरीवाल हैं। सर, क्या कुछ आज रहेगा राहुल गांधी का कार्यक्रम? जी, अभी यहीं पर थोड़ी ही देर में राहुल गांधी जी पहुँच के स्वर्गीय गिरधारी लाल डोगरा जी को फूल मालाएं वो सब अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद यात्रा आज यहाँ से शुरू होके आगे मंदिर में माथा टेकने के बाद 22 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर करके डुग्गर हवेली के पास में पहुँचेगी, जहाँ पर यात्रा का नाइट हॉल्ट होगा। वहीं पर माननीय राहुल गांधी जी कुछ अलग अलग डेलीगेशंस के साथ यात्रा के बाद मिलेंगे। गिरधारी लाल डोगरा चौक है और जो कि यहाँ पर कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस के, यहाँ पर जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, ये दावा है यहाँ कांग्रेस का। और यहाँ से फिर पैदल करीब 22 किलोमीटर का सफर जो है वो राहुल गांधी तय करेंगे। और आज राहुल गांधी की जम्मू के सांबा जिले में एंट्री होगी और वहाँ पर राहुल गांधी जो है कुछ डेलीगेशन से मिलेंगे। इस तरह की जानकारी यहाँ कांग्रेस की तरफ से आ रही है। सुना अजय, ये जो डेलीगेशन होगा इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, क्या इस बारे में कोई जानकारी आई है? जी, लगातार राहुल गांधी से मिलने के लिए बहुत सारी डेलीगेशंस यहाँ जो है पहुंच रही हैं। डेलीगेशंस जो है बहुत सारी पहुंच रही है। सर, आपने कहा कि डेलीगेशंस मिलेंगे, कौन कौन से डेलीगेशंस आज राहुल गांधी से मिलने? अलग अलग लिस्ट जो है आई हुई है जम्मू से, अलग अलग एसोसिएशंस की। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने ब्रीफ किया था कि बार एसोसिएशन की तरफ से एक लिस्ट आई हुई है लॉयर्स की। उसके अलावा जो ये जो रिफ्यूजीज़ की लिस्ट आई हुई है वो एसोसिएशन राहुल गांधी जी से मिलेगी। उसके अलावा जिन लोगों को एविक्शन के लिए नोटिस आया हुआ था, जिनके घर तोड़े जा रहे थे, उनकी तरफ से एक डेलीगेशन आया हुआ है, वो माननीय राहुल गांधी जी से मिलेंगे। उसके अलावा जो टीचर्स का एसोसिएशन है, जो प्रोटेस्ट पर काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं, उनका एक एसोसिएशन माननीय। हाँ, एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, कल जिस तरह से जम्मू में ब्लास्ट हुए उसके चलते क्या राहुल गांधी के रूट में कोई फेरबदल? जी देखिए, हम चिंतित बहुत हैं और इस चीज़ की निंदा करते हैं, पर रूट में कोई फेरबदल अभी तक का नहीं है। और ये मैं स्पष्ट कर दूं कि कोई भी धमाका, कोई भी बारिश, बर्फ, तूफान माननीय राहुल गांधी जी को इस नफरत के खिलाफ यात्रा करने से नहीं रोक सकता है। राहुल गांधी के जो रूट है उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है, पहली अहम जानकारी। और दूसरी डेलीगेशंस, जैसे अभी बता रहे थे कांग्रेस के नेता कि उसमें लॉयर्स की डेलीगेशंस है, जिन लोगों को ज़मीन खाली करने के, क्योंकि एक सरकारी आदेश आया है जिसमें जो है सरकारी ज़मीनों पर जिन लोगों ने कब्जे किए हैं वो कब्जे खाली कराए जा रहे हैं। जो लोग इससे पीड़ित हैं वो भी आज राहुल गांधी से यहाँ मुलाकात करेंगे और जोश यहाँ काफ़ी हाई है। जी सुना। ठीक है अजय, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगे की खबरों का रुख करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में डीजीपी आईजीपी की बैठक में शामिल होंगे। 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। इस सम्मेलन में साइबर क्राइम, ड्रग्स के खिलाफ जंग, आतंकवाद से निपटने की चुनौती पर चर्चा होनी है। और इसी सम्मेलन में डीजीपी आईजीपी का जो सम्मेलन है इसमें पीएम नरेंद्र मोदी आज शामिल होने वाले हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन था, आज उसका आखिरी दिन है। साइबर क्राइम और आतंकवाद पर इसमें चर्चा हुई। ड्रग्स के खिलाफ जो जंग छेड़ी गई है उस पर भी इस पूरे
सम्मेलन में चर्चा की गई है और आज उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। आज आखिरी दिन है, 3 दिनों से ये सम्मेलन होना था, 2 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है और इसमें साइबर क्राइम को लेकर चर्चा हुई। ड्रग्स के खिलाफ जो जंग चल रही है, ड्रग्स तस्करी कैसे शहरों तक पहुंच जाती है, इसको लेकर चर्चा हुई। कैसे इससे निजात पाना है, इसको लेकर चर्चा हुई। आज आखिरी दिन है 3 दिवसीय सम्मेलन का। इसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। और स्वागत है आप सभी का इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में ठंड से राहत है, खत्म हो रहा है कड़ाके की ठंड का दौर और खत्म हो रहा है वो ठंड जिससे लोगों को काफी परेशानी भी हो रही थी और लगातार तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड से राहत है और खत्म हो रहा है कड़ाके की ठंड का दौर। मदीहा सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मदीहा, क्या कुछ अपडेट मौसम विभाग के अनुसार कि कड़ाके की ठंड का जो प्रकोप है अब वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे? बिल्कुल, सबसे अहम जानकारी तो इस वक्त की यही है कि आज तक हमने देखा कि जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी हुई है और आगे भी कुछ इसी तरह से रहने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज हम देख रहे हैं कि जो कल के मुकाबले, कल हल्की ठंड थी, परसों नहीं थी लेकिन कल हल्की ठंड थी और आज जो मौसम है वो काफ़ी बेहतर है। लगता है दिन में जो धूप है वो भी अच्छी निकलेगी। मौसम विभाग से जानकारी ये भी मिली है कि कल से लेकर 27 जनवरी तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मैदानी इलाकों में बारिश जो है वो होगी। हालांकि जो पहाड़ है वहाँ पर लगातार बर्फबारी जारी है और वहाँ पर जो सैलानी है वो पहुँच रहे हैं, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। तो मैदानी इलाकों में कड़कती ठंड से लोगों को ज़रूर अब राहत मिलनी शुरू हो गई है। टेम्परेचर दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है और यही वजह है कि अब बारिश जो है वो भी कल से शुरू हो जाएगी। जिसके बाद मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इन दिनों और 27 जनवरी तक जो अलर्ट है बारिश का वो फिलहाल मौसम विभाग ने दे दिया है कि मैदानी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश अलग अलग इलाकों में होगी। और उसके बाद जो है मौसम विभाग दूसरा एक अपना एडवाइजरी और एक नोटिस जो है वो जारी करेगा जिसमें आगे की मौसम की जानकारी जो है वो भी फोरकास्ट जो है वो भी जारी करेगा। जी, तो मौसम विभाग ने ये साफ कह दिया है और जानकारी साझा कर दी है कि आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने वाला है। और प्रदूषण को लेकर क्या अलर्ट है, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, दिल्ली और एनसीआर की खास तौर से बात करें तो यहाँ पर चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, AQI जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर और वेरी पुअर कैटेगरी में रहता है। कोई कोई दिन ऐसा होता है, किसी किसी दिन हम देखते हैं कि काफ़ी बेहतर जो AQI है वो दर्ज होता है, लेकिन बाकी दिन जो है पुअर और वेरी पुअर कैटेगरी में ज़्यादातर जो AQI है वो दर्ज होता है। आगे भी अगर हम देखें तो AQI जो है बारिश की वजह से ज़रूर बेहतर हो सकता है। यानी कि जब बारिश होगी, धूल के कण होंगे, वो साफ होंगे, तो उसके बाद धूल कम उड़ेगी तो पोल्यूशन जो है उससे भी लोगों को दिल्ली एनसीआर में खास तौर से जरूर राहत मिलेगी। जी ठीक है मदीहा, आप जुड़ी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद बढ़ गया है। पूर्व जज और पूर्व अधिकारियों समेत 302 लोगों ने बीबीसी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा है कि रिपोर्ट में भ्रामक और गलत तथ्य दिए गए हैं। आपको ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी बता रहे हैं। 302 लोग हैं, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर पत्र लिखा है। पूर्व अधिकारी हैं, इसमें पूर्व जज हैं। 300 लोगों की जो संख्या है, इन्होंने बीबीसी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में यह लिखा है कि रिपोर्ट में भ्रामक और गलत तथ्य दिए गए हैं। ये बड़ी आपको अपडेट हम बता रहे हैं। एक बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, गुजरात दंगों पर यह डॉक्यूमेंट्री बनाई और उस डॉक्यूमेंट्री पर अब आपत्ति दर्ज कराने लगे हैं लोग। पूर्व जज और अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी है। 302 लोग थे, 302 लोगों ने, जो पूर्व जज और अधिकारी थे उनकी संख्या 302 थी, उन्होंने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में ये बताया कि जो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें भ्रामक और गलत तथ्य दिए गए हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 302 लोगों ने बीबीसी के खिलाफ पत्र लिखा है। वजह है गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को शेयर करने वाले ट्वीट ब्लॉक कर दिए गए हैं। यूट्यूब पर भी वीडियो पहले ही बैन हो चुका है और यहां तक कि ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक भी डॉक्यूमेंट्री पर असहमति जता चुके हैं। तो
गुजरात दंगों पर ये जो डॉक्यूमेंट्री बनी है बीबीसी की, उसको शेयर करने वाले ट्वीट को भी ब्लॉक कर दिया गया है। साथ ही यूट्यूब पर जो वीडियो पहले से थे उनको बैन कर चुके हैं। साथ ही ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक भी डॉक्यूमेंट्री पर असहमति जता चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।